Good morning, students. First of all, we welcome all the students who have chosen commerce stream for 11th and 12th. On the behalf of my school, myself Akhilesh Kumar Singh, I am your economics teacher. Today we will discuss about the syllabus of economics which we will teach in class 11 as well as in class 12. हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई जो आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना। आप कहीं से प्रेरित होकर, किसी को देखकर, किसी के द्वारा मार्गदर्शन पाकर आपने यह चुनाव किया होगा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप इसके बारे में सुने होंगे, समझे होंगे, क्योंकि आज का जो दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ही ब्रॉड हो चुका है। इसमें आप इटसेल्फ बहुत सारी जानकारियां तरह तरह जगहों से आप हासिल कर लेते हैं। तो आप सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे। अगर नहीं होंगे तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं कि हमें, ठीक है, जो 3 बेसिक, अगर सीबीएसई के साथ जाते हैं तो 3 बेसिक सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, 3 या 3 पहले के 4, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। 4th सब्जेक्ट इज एज इंग्लिश लिटरेचर एंड 5th वन, अब 5th वन यहां पर आपके लिए ऑप्शनल है, आप चूज कर सकते हो। यहां पर आपके लिए फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, आप मैथ्स भी चूज कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां देखिए जरा, अगर आप यहां पर बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट के साथ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी लेते हैं, कंप्यूटर साइंस भी लेते हैं। सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5th सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट से नंबर अच्छे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल इसमें बहुत ज्यादा है तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि अगर आपको डीयू से अगर आपको आगे ग्रेजुएशन कोर्सेज करना है या सीए वगैरह की तैयारी करनी है, सीएस की तैयारी करनी है, तो सीएस के लिए, ठीक है, मैथ्स ऐसा नहीं कि आपको वन ऑफ द पेपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीयू में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे एसआरसीसी वगैरह या मिलिंडा, तो यहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए मैथ्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपको होना चाहिए। तो अगर आपको फ्यूचर वहां लेके जाना है कॉमर्स के क्षेत्र में, तो फिर आपको वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपको यहां पर सिलेक्शन करना होगा, चाहे वो 5th सब्जेक्ट के रूप में रखे चाहे वो 6th सब्जेक्ट के रूप में रखे। तो ये सब सोच समझकर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। चलिए, ये तो हुई सब्जेक्ट की बात। लेकिन इसमें जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आपके घर में जो एल्डर्स हैं या जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं। चलिए, उसकी बात ना करते हुए हम अब आगे अपने टर्म पे चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार सिंह। अब क्योंकि आज इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं, इससे पहले जो आपने क्लास 9, 10, ठीक है, इवन 8 में भी थोड़े छोटे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स की भी स्टडी की होगी। हमारे जो स्कूल के सर लोग हैं बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आपको पढ़ाया भी होगा। लेकिन अब क्या है कि अब हमें यहां पर इकोनॉमिक्स स्पेशलाइज करना है। एज अ स्पेशलाइजेशन के तौर पे इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना है। तो वहां तक आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ढंग से भी पढ़ा होगा, ठीक है, मेरा मानना है। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो थोड़े से अलग हटके, अलग एरिया पे, अलग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये फ्यूचर बिल्डअप के लिए है, ये कैरियर डिसाइडिंग एज है आपका। तो उसकी बात करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। 11th इकोनॉमिक्स में हमें 2 बुक पढ़ने हैं,
सिमिलर तरीके से 12 इकोनॉमिक्स में भी हमें 2 बुक पढ़ने हैं। पहले हम सीबीएसई के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में बिहार बोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा आपको पॉइंट दे देंगे। सीबीएसई 11th में जो इकोनॉमिक्स का जो टोटल एग्जामिनेशन होता है वो 100 मार्क्स का, जिसमें 80 मार्क्स के थ्योरी और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। जो पहला हमारा सेक्शन है, जो पहला इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो दूसरा है वो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। ईच पेपर कंटेन्स 50-50 मार्क्स, जिसमें 40 मार्क्स थ्योरी और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन जो आपको थ्योरी के होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे, 40 ईच पेपर। तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हम, ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं ये है क्या। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। तो वैसा इकोनॉमिक्स, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल लेवल। तो वैसा इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, प्रॉब्लम्स को छोटे लेवल पे स्टडी करता है, सूक्ष्म, इंडिविजुअल, तो वह इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे किसी कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना, प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करना, पर्टिकुलर मार्केट के बारे में स्टडी करना, तो दीज आर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, जो हम डिटेल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, मैं आपको पीडीएफ लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो इसमें हमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे है, डेफिनेशंस की बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे, जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से स्टडी करना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं वो डिस्कस होगा। जो हमारा सेकेंड, ठीक है, जो हमारा कह सकते हैं जो की इश्यू है, वो हम कंज्यूमर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारा कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। इट कंसिस्ट वेरियस सब चैप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो सब सेक्शंस है उसमें हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। दूसरा थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, हम थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करते चलते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ इक्वेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द स्टेट ऑफ स्टेबलाइजेशन, जब स्टेबल हो जाता है कोई चीज। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है वह पॉइंट, वह कंजप्शन पॉइंट जहां पर कंज्यूमर्स स्टेबल हो जाता है, यानी कि अपने कंजप्शन को स्टेबल मेंटेन करता है, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं करता है। और वह पॉइंट होता है जहां पर उसको सेटिस्फैक्शन सबसे मैक्सिमम मिलती है। तो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड के बारे में हमको जानना है, ये डिमांड क्या होता है, वो पता होगा, दुकान में जाकर मांग लेना डिमांड नहीं, डिमांड अलग चीज है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको समझना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज का डिमांड और उसकी प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। आप कम कीमत पे अधिक और अधिक कीमत पे कम डिमांड करते हैं, तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड है। हमारा डिमांड किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसके बाद सम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर्स के जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे वो कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिस्कस होगा। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर से जुड़ा हुआ सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, किसान भी प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है, वेरियस इनपुट्स के द्वारा। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 चैप्टर में द स्टडी ऑफ पालमपुर, ठीक, जो एक विलेज है पालमपुर, उसकी कहानी,
जिसमें आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात बताई गई है। एक विलेज में जो एक्टिविटी होती है और प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब। तो हम वही प्रोडक्शन चैप्टर यहां पे डिस्कस करेंगे। देन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन करते हैं तो खर्च लगता है, एक्सपेंसेस। उस कॉस्ट का डिस्कशन करेंगे, किस किस रूप में कॉस्ट लगता है प्रोड्यूसर को किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। तो वो होगा हमारा कॉस्ट सेक्शन। कॉस्ट का वेरियस डिस्कशंस करेंगे, कॉस्ट और प्रोडक्शन के साथ क्या लेना देना है, ठीक है, कौन कौन से कॉस्ट होते हैं, तो ये। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ है रेवेन्यू, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं तो हमें अर्निंग आती है, रिसिप्ट आती है, तो रेवेन्यू का भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। जिस प्रकार हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया कि वह पॉइंट, वह स्टेज जहां पर कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड पाता है, उसी प्रकार से कौन सा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जहां पर प्रोड्यूसर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड पाता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब प्रोड्यूसर की सेटिस्फैक्शन क्या होगी, प्रॉफिट। तो जहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट पाएगा उस पॉइंट को प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वहां पर वो डिस्कशन होगा। उसके बाद हम सप्लाई का कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार से कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर और सेलर सप्लाई करता है, तो थ्योरी ऑफ सप्लाई, डिमांड के साथ ये इसका कोरिलेशन है, सिमिलर चैप्टर है। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिस प्रकार से डिमांड क्या होता है, हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, सप्लाई होता है हायर प्राइस पे हायर सप्लाई, यानी कि प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, अगर ज्यादा कीमत हो तो ज्यादा बेचे, और कंज्यूमर क्या चाहेगा कि ज्यादा कीमत हो तो कम खरीदे। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो न्यूमेरिकल चैप्टर है। उसके बाद हम मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मार्केट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वेरियस जो मार्केट के फॉर्म्स होते हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें बेसिकली 4 तरह के मार्केट का डिस्कशन करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज वेल एज ओलिगोपोली। आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, ये जानते नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आप जान जाएंगे। आप बिल्कुल डरे नहीं, एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये मेरा वादा है। और जो मैं पहला क्लास ले रहा हूं वैसा ही मेरा आखिरी क्लास भी होगा। ऐसा नहीं कि पहला क्लास फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट टाइम है, फुल एनर्जी नहीं। हमारी एनर्जी, आप जितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, जितने अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, मैं भी उतने अच्छे तरीके से हर बार कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ाऊं। तो ये हमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डिस्कस करना है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उनका डिस्कशन। अब जो सबसे हमारा लास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, प्राइस डिटर्मिनेशन। मैं एक बात बताना भूल गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का, द स्टडी ऑफ प्राइस, हाउ द प्राइस डिटरमाइंड इन द मार्केट। अब प्राइस को जानने के लिए अब देखिए सिलसिलेवार ढंग से हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर के बारे में कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर के बारे में प्रोड्यूसर बिहेवियर, देन मार्केट के बारे में जानने के लिए मार्केट को समझा। और ये जब तीनों चीज समझ गए तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स केम इन कांटेक्ट। जब तक बायर्स एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक प्राइस तय नहीं होगा। आपके कोई सेलर स्टैंड अलोन कुछ भी प्राइस रख ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, बायर होना चाहिए उसके साथ एग्री होने के लिए। तो मार्केट वह सिस्टम है जिसके थ्रू बायर्स एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इधर फिजिकल कांटेक्ट हो, वर्चुअल कांटेक्ट हो, चाहे जैसे भी कांटेक्ट हो, कांटेक्ट। तो मार्केट एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो कांटेक्ट होता है, और जब ये इंट्रैक्शन होता है तभी जाकर सेलर का प्राइस कुछ और, बायर एग्री होता है गुड्स पे, प्राइस की तोल मोल, और तब जाकर उस कमोडिटी का या गुड्स का, सर्विसेज का प्राइस तय होता है। तो ये हमारा सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम सिर्फ एक ही मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, सारे मार्केट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट जरूर जानेंगे और कुछ इसके एप्लीकेशंस की भी डिस्कशन करेंगे, और तब जाकर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये रहा माइक्रो।
अब जो हमारा दूसरा हाफ है जिसको स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स इज ऑल अबाउट द डाटा एंड विदाउट डाटा इकोनॉमिक्स इज नथिंग। इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स ड्यू टू डेटा। इकोनॉमिक्स में अगर आंकड़ों को अलग कर दिया जाए, डाटा को अलग कर दिया जाए, तो इकोनॉमिक्स एक मतलब क्या कहते हैं उसको, वो रसहीन हो जाएगा। कोई स्वाद नहीं बचेगा इसमें, टेस्टलेस हो जाएगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स इसका सप्लीमेंट है जो डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि डाटा के लिए स्टैटिस्टिक्स, डाटा का एक मीनिंग स्टैटिस्टिक्स भी होता है। स्टैटिस्टिक्स एक सेंस में इसे हम लोग न्यूमेरिकल डेटा भी कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मींस क्या, तो न्यूमेरिकल डेटा, और दूसरे सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी इसको कहते हैं। तो डेटा को डील करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, और स्टैटिस्टिक्स जब जरूरत है तो उसे पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले चैप्टर में यहां डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शन है, क्या इसके लिमिटेशंस है, कैसे स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द 5 मेथड्स। मैंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज मेथड्स। तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं वो 5 होते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यही 5 जो मेथड्स हैं, इसी 5 मेथड्स पे कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स जो हमें बेसिक में पढ़ना है, हम उन्हीं 5 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला सेक्शन है मेथड्स है कलेक्शन ऑफ डेटा, एक चैप्टर के रूप में। हाउ द डेटा इज कलेक्टेड, कौन डेटा का कलेक्शन करता है, किस तरीके से डेटा कलेक्टेड होते हैं। डेटा का मतलब तब कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उसकी जानकारी। डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा का कलेक्शन, कौन सा डेटा किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है। हम सैंपलिंग वगैरह, सर्वे वगैरह की बात करेंगे, कंप्लीट एनुमरेशन की बात करेंगे, ये सारी चीजें। जब हम डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तो इट नीड टू बी शॉर्टेड और ऑर्गेनाइज्ड, ताकि ये बेहतर तरीके से रखा जाए। तो उसके लिए है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी इसको कहते हैं। ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना प्रॉपरली, तो वो हम सेकेंड बात करेंगे। इसके बारे में भी आप जानते हैं, क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता था, ठीक है, क्लास वगैरह के बारे में, फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क, इस तरीके से हम लोग यहां पर उसको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करेंगे। तो हमारा वो हो गया क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब उसको प्रेजेंट करना, एग्जीबिशन उसका। अब डाटा का एग्जीबिशन वेरियस तरीके से किया जाता है, जो हम भी पढ़ाएंगे। एक तो टेक्स्ट के रूप में, दूसरा टेबल के रूप में, तीसरा डायग्राम के रूप में, चौथा ग्राफ के रूप में। इसमें हम वेरियस तरह के डायग्राम्स और ग्राफ्स का डिस्कशन करेंगे, टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, टेबल कैसे बनता है, डायग्राम्स, कुछ हम डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे बार डायग्राम आप लोग जानते भी, बार डायग्राम के वेरियस टाइप्स, पाई डायग्राम, जो ग्राफ हमारे होंगे, हिस्टोग्राम वगैरह, हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है, पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, ये सब। तो ये आपका प्रेजेंटेशन सेक्शन है। अब इसके बाद जब हम डेटा को प्रेजेंट कर लेंगे तो उस पर हम मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, यानी कि उस पर वर्क करना। ये कंप्लीट मैथमेटिकल सेक्शन है। यहां पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जिसमें हमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब सेंट्रल टेंडेंसी भले जाने या ना जाने, लेकिन मीन मीडियन मोड आप जरूर जानते होंगे, इसे ही सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड जो बेसिक है आप पढ़े हैं, हम फिर पढ़ाएंगे थोड़ा उससे अगले लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो है हमारा डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसको हम लोग कहते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखराव। हम उस सेंट्रल टेंडेंसी से वेरियस डेटा के डिस्पर्सन की डिस्कशन करेंगे, इसमें बहुत सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पे बात करेंगे, जैसे रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व, तीजा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर मैथमेटिकल टूल है जिसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध, द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स।
उस रिलेशंस का, टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर इन विच मैनर, ठीक है, विच टाइप ऑफ रिलेशन, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो कोरिलेशन हमारा हो गया, जिसमें हम बेसिकली 3 तरह के कोरिलेशन का डिस्कशन करेंगे। आगे एडवांस में अगर आप पढ़ोगे तो कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसके साथ 2 चैप्टर मतलब 2 टॉपिक है, लेकिन हमें यहां सिर्फ कोरिलेशन पढ़ना है। रिग्रेशन आप सी वगैरह में जाओगे तो वहां पढ़ना है, या बीकॉम वगैरह में जाओगे वहां पढ़ना है। तो उसकी बात। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर, जो सबसे लास्ट स्टैटिस्टिक्स का मैथमेटिकल टूल है। इंडेक्स नंबर, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते। सिंपल समझिए कि सेंसेक्स के बारे में आप सुने होंगे, सेंसिटिव एक्सचेंज। सेंसेक्स अक्सर सुनते हैं, सेंसेक्स इतना पॉइंट गिरा, इतना पॉइंट, ठीक है, ऊपर उठा, निफ्टी, दीज ऑल आर द इंडेक्स नंबर। ये सारे क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो जब हम विशेष डिटेल पढ़ाएंगे तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी आप विशेष इस पे सोचकर परेशान ना हो। तो इस तरीके से ये हमारा मैथमेटिकल टूल समाप्त होगा। जो एनालिसिस ऑफ डेटा है ये एडवांस लेवल का है, हमें ये पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम जो वर्क करेंगे उस पे एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से हमारा माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स का काम होगा। रही बात बिहार बोर्ड की, बिहार बोर्ड में आपको क्या है कि बिहार बोर्ड में स्पेशली जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो तो पढ़ना ही है, माइक्रो की जगह पर आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि मैं ज्यादातर सीबीएसई के साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं 11th में माइक्रो और स्टैट्स ही पढ़ाऊंगा। अब रही बात आप कैसे पढ़ोगे, मैं आपको प्रतिदिन वीडियो सेंड करता रहूंगा। आप इस वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे 1 बार 2 बार 4 बार। आप अपनी सुविधा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें ताकि और सारे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह स्थिति बहुत खराब है। तो एक सहायता के रूप में आप इसे वीडियोस देखें, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको इसके थ्रू जो इसका जो नोट्स होगा वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उस नोट्स के साथ आप नोट्स बनाएं। उसके बाद अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आप किसी समय हमें कॉल करके आप अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। बस आप तैयार रहो, चलना आपको है, मैं चलना सिखलाऊंगा। आप इतना डिटरमाइंड रहो कि आपने अगर कदम बढ़ाया है तो मैं आपको अंतिम मंजिल, ठीक है, तक आपका साथ दूंगा। हाँ, सिर्फ लेकिन चलना आपको है, ये ध्यान रखेंगे। मैं सिर्फ आपके साथ साथ चलूंगा, आप रुक जाओगे मैं भी रुक जाऊंगा, ठीक है। मैं मार्गदर्शक हूं, आप पथिक हो, आपको चलना है, ठीक है। मैं रास्ते सुगम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज मैं सिर्फ इतना ही रहने देता हूं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ये भी ध्यान रखें। ओके, टेक केयर एंड बाय।